पदाधिकारीगण हमारे बीच पधार चुके हैं। आप सभी से आग्रह कृपया खड़े होकर उनका स्वागत करें, अभिवादन करें। आज के स्वास्थ्य वार्ता के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता हमारे बीच पधार चुके हैं। आप सभी से मेरा आग्रह, एक बार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिवादन करें। आप सभी से मेरा अनुरोध कि आप कृपया अपना स्थान लें। आप सभी से मेरा आग्रह कि आप अपना स्थान ग्रहण करें ताकि आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य वार्ता हम शुरू कर सकें। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सब श्री लालनाथ हिंदू महाविद्यालय के छात्र कल्याण विभाग एवं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका के सहयोग से आयोजित स्वास्थ्य वार्ता में उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे कॉलेज प्राचार्य महोदय डॉक्टर अनिल कुमार तनेजा जी की अध्यक्षता एवं नेतृत्व, छात्र कल्याण समिति की संयोजिका मैडम डॉक्टर अंजू देशवाल व समिति सदस्यों के दिशा निर्देशन में किया जा रहा है। मुझे यह बताते हुए बेहद हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आज की इस स्वास्थ्य वार्ता में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट माननीय डॉक्टर रजनीश कुमार जी, जो मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका में प्रिंसिपल डायरेक्टर एवं यूनिट हेड न्यूरोलॉजी के पद पर अपनी बेहतरीन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सर, आज बेहद महत्वपूर्ण विषय नींद का महत्व पर मार्गदर्शन के लिए हमारे विशेष आग्रह पर आप पधारे हैं। मैं आपका हिंदू शिक्षण संस्थान की ओर से, हिंदू महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही मिस्टर गौरव का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ जो सर के साथ आए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य वार्ता में हमारे विशेष आग्रह पर पधारे विशिष्ट अतिथिजनों के रूप में हिंदू प्रबंधन समिति के सम्मानित सदस्यों में उपस्थित हमारे कॉलेज प्रधान माननीय श्री श्याम कपूर जी, वाइस प्रेसिडेंट माननीय श्री अजय रिझावन जी, मैनेजर हिंदू कॉलेज माननीय श्री भारत भूषण बाटला जी, मैनेजर हिंदू पब्लिक स्कूल माननीय श्री गुलशन राय ढल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन करते हैं। इसके साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे कॉलेज प्रिंसिपल सर डॉक्टर अनिल कुमार तनेजा जी का, कार्यक्रम की संयोजिका मैडम डॉक्टर अंजू देशवाल, मैडम श्रीमती अनिला बाटला जी, समस्त स्टाफ सदस्यों का और प्यारे विद्यार्थियों का, आप सभी का इस स्वास्थ्य वार्ता में पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दीप प्रज्वलन अज्ञान के अंधकार को दूर कर स्वास्थ्य एवं सकारात्मक ऊर्जा के प्रकाश का प्रतीक है। अतः मेरा आग्रह रहेगा हमारे मुख्य अतिथि एवं वक्ता जी माननीय डॉक्टर रजनीश कुमार जी से हिंदू प्रबंधन समिति के प्रधान माननीय श्री श्याम कपूर जी व अन्य पदाधिकारीगणों से कॉलेज प्राचार्य महोदय डॉक्टर अनिल कुमार तनेजा जी, मैडम डॉक्टर अंजू देशवाल, मैडम श्रीमती अनिला बाटला जी कि वो माँ सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कॉलेज प्राचार्य महोदय डॉक्टर अनिल कुमार तनेजा जी को कि वो आए और हमारे मुख्य वक्ता जी का परिचय हमसे साझा करें और सभी अतिथिजनों का स्वागत करें, अभिवादन करें। सर प्लीज। डॉक्टर रजनीश कुमार जी, प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड यूनिट हेड न्यूरोलॉजी मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका। सर, आप न्यूरोलॉजी के अनुभवी और एक्सपर्ट अपनी फील्ड में, मैं आपका स्वागत करता हूं सर अपने कॉलेज में हृदय की गहराइयों से। श्री श्याम कपूर जी, प्रेसिडेंट हिंदू एजुकेशन सोसाइटी, वाइस प्रेसिडेंट श्री अजय झाव जी, मैनेजर श्री भागभूषण बटला जी और हिंदू पब्लिक स्कूल मैनेजर श्री गुलशन रायडल जी, मैं आपका भी स्वागत कॉलेज कैंपस में करता हूं आज के दिन। आज इस स्वास्थ्य वार्ता पे सभी उपस्थित यहाँ मेरे प्यारे विद्यार्थीगण और मेरे सहकर्मीगण, आप सबका भी स्वागत है। आज का जो विषय है नींद का महत्व, मैं तो एक लेमैन की तरह ही इसको बता पाऊंगा। डॉक्टर साहब एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के कि आपको अच्छे से बता पाएंगे। तो लेमैन लैंग्वेज में अगर हम नींद की बात करें तो बिल्कुल वैसा ही जैसे हमारे मोबाइल में वाईफाई कनेक्टेड तो दिखाता है लेकिन काम नहीं करता है। तो अगर नींद पूरी नहीं है, चल तो रहे हैं लेकिन नशे में चल रहे हैं। किसी भी तरह के जो हम व्यसन करते हैं उससे ज्यादा नशा नींद का होता है। अगर नींद पूरी नहीं होती तो हम स्टेबल होकर के चल नहीं सकते हैं। तो जनरली लोग कहते हैं नींद कर रहा है मतलब समय वेस्ट कर रहा है, समय की बर्बादी कर रहा है, लेकिन अप्रोप्रिएट नींद 7 से 8 घंटे एज वाइज एक यंग पर्सन को जो नींद लेनी चाहिए 7 से 8 घंटे के बीच में। तो अगर वो नींद पूरी नहीं होती तो उसका इफेक्ट अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर, हमारी हेल्थ पर होता है। तो ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कॉलेज कैंपस में। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके प्रेरणादायी शब्दों के लिए। और अब मेरा विशेष आग्रह रहेगा हमारे प्रधान जी माननीय श्री श्याम कपूर जी से कि वो आए और अपने संबोधन में विद्यार्थियों को मार्गदर्शित करें। सर प्लीज। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर रजनीश जी, डायरेक्टर प्रिंसिपल न्यूरोलॉजी से, मिस्टर गौरव मनचंदा जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट अजय जी निझावन, मैनेजर भारत भूषण जी भटला और मैनेजर हिंदू पब्लिक स्कूल अपने, हाँ जी गुलशन जी, जरा ध्यान बड़ा ध्यान और पास। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब का यहाँ पर पधारने पर पूरी संस्था की ओर से बहुत 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 धन्यवाद करता हूं और आप सबसे अनुरोध है कि जोरदार तालियों से इनका। और डॉक्टर रजनीश के बारे में मैंने अभी थोड़ा सा ही ज्ञान लिया है अपने अनिल जी से, तो मुझे पता चला कि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। इनका परिचय बस इतना ही है कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना रजनीश वर्गे तो लाखों इंसान हैं, लाखों इंसान। आज हम जैसा कि जानते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। डॉक्टर जो है वो भगवान का दूसरा रूप कैसे होते हैं, ये हमने जो कोविड का समय आया उस समय देखा। जिन डॉक्टरों ने अपना घर परिवार सभी को छोड़कर केवल मरीजों की तरफ ध्यान किया, उन्होंने अपना त्याग भी किया। कईयों की तो यहां तक जान भी चली गई, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं छोड़ा जिसका उन्होंने ध्यान ना किया हो। तो ऐसे जितने के जितने डॉक्टर जो सैक्रिफाइस से काम करते हैं, मैं उन सभी को सैल्यूट भी करता हूं और प्रणाम भी करता हूं। लेकिन हम समाज में रहते हैं,
हर जगह एक्सेप्शंस भी होती हैं। जब हम कोविड में देख रहे थे तो कुछ एक डॉक्टर, यानी कि आप मानो जैसे हम कहते हैं ना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो कुछ एक डॉक्टर्स ऐसे भी थे जो मनी के पीछे भाग रहे थे, जो केवल मुद्रा को देख रहे थे, केवल पैसे को देख रहे थे कि हाउ टू गेट द मनी, हाउ टू ईट द होल केक, क्योंकि वो समझ नहीं रहे थे कि मनी which is the source of so many blessings to mankind becomes, unless we control it, a source of chosen confusion. It is a good servant but bad master. जब इंसान के ये समझ आ जाता है ना कि it is a good servant bad master, फिर वो बड़े ध्यान से काम करता है। लेकिन इनके बारे में तो मैं ये नहीं कह सकता, इन्होंने जो कार्य किया है और जो कर रहे हैं वो समाज के प्रति भी है, राष्ट्र के प्रति भी है और देश के प्रति भी है। मैं यहाँ पर इनके पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि इनका लेक्चर सुनना है, मेन कोर्स स्पीकर यही है, मैं इन्हीं शब्दों से आपका पुनः धन्यवाद करते हुए अपने स्थान पर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अभी सर की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई है, गौरव सर ने अभी मुझे बोला है, तो मैं इसी क्रम में इसको आगे बढ़ाते हुए जो आज के हमारे मुख्य वक्ता जी हैं डॉक्टर रजनीश कुमार जी, उनकी इच्छा है कि वो हमारी प्रबंधन समिति के लिए प्रेम स्वरूप पौधे लेकर आए हैं, तो वो चाहते हैं कि पहले हम वो पौधे भेंट करें। तो मेरा आग्रह रहेगा हमारे वॉलंटियर से कि वो हमें सहयोग दें और हमारी प्रबंधन समिति के सभी सम्मानित सदस्यों को सर की ओर से ये पौधा भेंट करवाने में हमें मदद करें। हमारे कॉलेज प्रधान माननीय श्री श्याम कपूर जी, तालियां तो बजती रहनी चाहिए क्योंकि सम्मान दिया जा रहा है। वाइस प्रेसिडेंट माननीय श्री अजय निझावर जी को पौधा भेंट कर रहे हैं डॉक्टर साहब, जोरदार तालियां। मैनेजर हिंदू कॉलेज माननीय श्री भारत भूषण बाटला जी, मैनेजर हिंदू पब्लिक स्कूल माननीय श्री गुलशन राय ढल जी, ये जो हमारे मुख्य अतिथि जी हैं और मुख्य वक्ता जी हैं, उनके द्वारा पौधा भेंट किया गया है प्रेम स्वरूप। प्राचार्य महोदय डॉक्टर अनिल कुमार तनेजा जी, एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस स्नेह के लिए, आपके इस सानिध्य के लिए कोटि कोटि आपको नमन करते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। आज हम सब यहाँ स्वास्थ्य वार्ता में नींद का महत्व विषय पर विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। स्वास्थ्य केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण कल्याण की अवस्था है। और कहा भी गया है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और वर्तमान समय में बदलती जीवन शैली, असंतुलित खान पान, तनाव, अनियमित दिनचर्या और शारीरिक श्रम की कमी के कारण अनेक स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिसमें नींद की समस्या भी आम हो चुकी है। और इस विषय को विस्तार व गहनता से समझाने के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज के हमारे मुख्य वक्ता जी डॉक्टर रजनीश कुमार जी को, जो प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट हैं। सर आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली। मॉर्निंग। तो आज हम लोग 11 बजे हम क्या बात करेंगे, नींद के बारे में बात करेंगे। तो बड़ा पैराडॉक्सिकल चीज़ है कि हम दिन में नींद के बारे में बात करेंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये जो आधे घंटे हम बात करें, मैं आपको सोने ना दूँ। वो मेरे लिए बड़ा चैलेंज है कि हम नींद की बात कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और आप लोगों को गेस करना है कि वो क्या चीज़ की तस्वीरें हैं, क्योंकि उससे हमारी आगे चीज़ें बढ़ेंगी। हम लोग फर्स्ट फोटो लेंगे।
हम जब स्टार्ट करेंगे हम आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाएंगे और आप लोग को आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या चीज है। ये किस चीज का फोटोग्राफ है? ये भोपाल गैस ट्रेजेडी का है, ठीक है, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई किया ये आपके लिए। ये है भोपाल गैस ट्रेजेडी का। ये कब हुआ था, किसी को पता है ये कब हुआ था? 1984 में हुआ था, 3 दिसंबर को। तो इसमें क्या हुआ था कि नियरली 5 लाख पीपल ऑफ भोपाल वर अफेक्टेड। उस टाइम का जो डेथ एस्टिमेट है अराउंड 3880 लोगों का था, और ये यूनियन कार्बाइड इंडस्ट्री जो भोपाल में थी वहां पे हुआ था, जहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेटिक गैस थी जो लीक हो गया। अराउंड 40 टन्स ऑफ ये गैस लीक हो गया था उस दिन रात में। इट हैपेंड एट अराउंड 1 o'clock इन द नाइट। ये पूरा 1 घंटा तक लीक होते रहा गैस। इसमें बड़े सारे रीजंस थे, बहुत सारे कारण निकले कि क्यों ये गैस लीक किया। उसमें कुछ चीज़ें थी कि उस टाइम में बिटवीन मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियंस के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था, कुछ वर्कर्स को निकाल दिया गया था, सो वर्कर्स के शॉर्टेजेस थे। वहाँ पे जितने वॉल्स थे और बाकी इक्विपमेंट्स थे जो सेफ्टी के, दे वर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो देयर वर मेनी रीजंस। और एक स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था, क्योंकि उस दिन रात में जो वर्कर्स थे, दे वर न्यू वर्कर्स, 40 उनमें से न्यू वर्कर्स थे जिन्हें पता ही नहीं था कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड जो पुराने वर्कर्स तो बहुत सारे उसमें से आए नहीं थे, और उस टाइम में उन्हें कुछ काम करना था, गैस को बेसिकली उनको देखना था कि उसका टेम्परेचर ना बढ़े, और वो बढ़ गया एंड दिस थिंग हैपेंड। इसी के बाद इंडिया में जो हमारे इंडस्ट्रियल लॉज हैं उसमें स्लीप का इंपॉर्टेंस को देख के उसमें चेंजेस आए थे इस इंसिडेंट्स के बाद से। सो नींद की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब हम दूसरा चलते हैं, ये कौन आइडेंटिफाई कर सकता है? ये थोड़ा सा हार्ड है। नहीं, मीनामाटा वाला नहीं है ये है एक ऑयल स्पिलेज हुआ था यूएस में। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन वाल्डेज ऑयल स्पिलेज। ये हुआ था 24 मार्च 1989 में। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो बेसिकली ग्रीनलैंड में बहुत ऑयल्स है और वो अमेरिका आता था, तो ये शिप जो है इसमें अराउंड 37,000 टन्स ऑफ क्रूड ऑयल था, और ये जनरली वहाँ से स्टार्ट होकर अलास्का से स्टार्ट होकर कैलिफोर्निया जा रही थी। सो ये सारा चीज़ होता था, ये रात में वहाँ से स्टार्ट होते थे, नेक्स्ट डे इन्हें कैलिफोर्निया पहुँचना था। तो क्या हुआ कि अगर आप शिप्स में देखेंगे तो कैप्टन होता है, उसके नीचे मेट्स होते हैं, फर्स्ट मेट, सेकंड मेट, थर्ड मेट, जो जूनियर मोस्ट होता है वो थर्ड मेट होता है। तो जब ये शिप स्टार्ट होते थे उस टाइम में ये होता था कि जो कैप्टन था उसने अराउंड ये स्टार्ट हुआ 10 o'clock अलास्का से शिप स्टार्ट हुई, एंड वो कैप्टन काफ़ी दिन सुबह से वो काम कर रहा था, उसने बोला मैं नहीं देखूंगा। तो थर्ड जो मेट है जो बिल्कुल रिक्रूट हुआ था वो मॉर्निंग में भी काम कर रहा था, दोपहर में भी उसने शाम तक काम किया था। उसके लास्ट वाली शिफ्ट थी 10 o'clock के बाद, तो सेकंड मेट को आना था। तो सेकंड मेट जब तक आ गया नहीं वही शिप में था, तो सुबह से वो काम कर रहा था और उसकी आंख लग गई और वहाँ पे ये एक रीफ से टकराया एंड 37,000 टन्स ऑफ क्रूड ऑयल पूरा का पूरा पानी में चला गया। और अलास्का के जितने भी सी ऑस्टर्स थे, ओटर्स थे, सी गल्स थे, इवन जितने भी आपके मैरीटाइम जितने भी एनिमल्स थे वो सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो गए थे यूएस में। सो इसके बाद यूएस ने मैरीटाइम लॉज लाना शुरू किया कि कौन कितना देर काम करेगा, उसे कितनी रेस्ट चाहिए एंड स्लीप का क्या इंपॉर्टेंस है। ये यहाँ पे शिप्स के साथ जो हुए थे वो इसी के बाद स्टार्ट हुए। एक थर्ड है, ये क्या है? ये चेर्नोबिल का है। ये जो चेर्नोबिल ट्रेजेडी हुआ था जो यूएसएसआर में हुआ था, जब रशिया एक यूएसएसआर था तो ये चेर्नोबिल ट्रेजेडी हुई थी। जो अभी ये प्लांट अब यूक्रेन में है जो अलग हो गया रशिया से। सो ये भी 1986 में हुआ था। उस टाइम में बिकॉज कम्युनिज्म था तो हमें उतने इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो वहाँ पे भी ऐसे ही था कि देयर वर्कर शॉर्टेज था, और जो न्यूक्लियर फिशन जो रिएक्शंस होता है जो कंट्रोल किया जाता है कूलेंट से वो नहीं हो पाया, और उस दिन ये सारी ट्रेजेडी हो गई थी।
इसके बाद यूएसएसआर में सारे लॉ चेंज किए गए थे, स्पेशली फॉर पीपल हु आर वर्किंग देयर, कि उन्होंने एक ही जन कंटिन्यूअसली जो वर्क कर रहा है उसको भी चेंज उन्होंने किया। सो ये 3 इंसिडेंट्स का इंपॉर्टेंस स्लीप के साथ है, और ये सारे के सारे हर कंट्रीज में स्लीप लॉ को चेंज करते गए, बिकॉज लोगों को समझ आया कि स्लीप की क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे। सो एक एडिटोरियल अभी आया था NEJM में, ये 2000 में भी आया था, जिसमें कहा गया था कि जो स्लीप डिसऑर्डर है, यूएसए में ये कंपेयर किया गया था, इट इज द सेकेंड ग्रेटेस्ट थ्रेट टू हेल्थ इन यूनाइटेड स्टेट, सेकेंडरी ओनली टू स्मोकिंग। सो स्मोकिंग के बाद ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ हजार्ड था जो यूएस ने इसको 2000 में इसको कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम स्लीप का देखें तो ये बहुत चीज़ों से कनेक्टेड है। स्लीप में गड़बड़ी होती है, ओबेसिटी, हमें मोटापा होने का चांसेस बढ़ जाता है। डिसलिपिडीमिया, हमारे कोलेस्ट्रॉल सब नॉर्मल होने लग जाते हैं, लिपिड सब नॉर्मल होने लग जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो डायबिटीज इंडिया में या हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में बढ़ रहा है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है हमारा लैक ऑफ स्लीप। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट की डिजीजेस, जैसे अगर कार्डियक अरेस्ट होता है या हार्ट डिजीजेस होती हैं या ब्रेन में स्ट्रोक होता है, इसका इंपॉर्टेंट कॉज होता है। एंड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो हम खर्राटे लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका रीजन होता है। सो खर्राटा लेना नॉर्मल चीज़ नहीं है, वो भी हमें इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए कि क्या रीज़न है उसके बिहाइंड। सो अगर हम देखें तो ये स्लीप बहुत सारी चीज़ों से आज के डेट में कनेक्टेड है, और अब देखा गया कि कहाँ इंपॉर्टेंस और इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब हमने बाहर की तो बात कर ली, अब हम इंडियन डाटा की बात करेंगे कि इंडिया में इसमें क्या डाटा, क्योंकि हम अपने लिए बात कर रहे हैं तो हमारा क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो 2024 में एक स्लीप पे एक स्टडी की गई थी ऑल अक्रॉस इंडिया, बट इसमें भी जो आप डाटाज हैं मेन आपके अर्बन एरियाज का एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। आप अगर इसमें देखें 58% ऑफ द इंडियंस दे आर गोइंग टू बेड आफ्टर 11 PM। पहले हमारा क्या होता था, हम लोग जल्दी सोया करते थे, जल्दी उठते थे, अब वो हम शिफ्ट करते चले जा रहे हैं। सो अराउंड 60% ऑफ पॉपुलेशन क्या लेट से सो रही है, 11 बजे के बाद भी सो रही है। एंड जो पहले अराउंड 55 था वो धीरे धीरे बढ़कर 58 और 60% पे आ गया है। और उसका क्या रीजन देखा गया है कि 54% ऑफ जो इंडियंस थे वो ज़्यादा देर के लिए बिकॉज दे आर मोर ऑन टू देयर सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हैं, या टीवी देख रहे हैं, या OTTs देख रहे हैं प्लेटफॉर्म्स। तो ये हमारा एक मेन रीजन है कि हमारा स्लीप गड़बड़ होते चले जा रहा है। इसमें देखा गया है इस स्टडी में कि ऑन एन एवरेज जो हम लोग हैं, हम 30 मिनट्स लेस सोते हैं एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारा अगर देखा जाए तो हमारा जो स्लीप इंडेक्स है वो 71 है, जो ग्लोबल इंडेक्स होना चाहिए वो 76 होना चाहिए। तो हम कम सो रहे हैं एज कम्पेयर टू द ग्लोबल जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है और सारी चीज़ें। अब अगर हम देखें कि इसका रीज़न क्या है कि हम क्यों लेट सो रहे हैं, तो 61% क्या निकला कि हम बार बार उठना पड़ रहा है, 27% है कि हमें उसमें, और आप जो रेस्ट आप देखोगे इट इज़ मोर सो बिकॉज कि हमें कंटिन्यूसली मैसेजेस आ रहे हैं, हम सोशल प्लेटफॉर्म्स पे रह रहे हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को हमारे को डिनोट कर रहा है कि ये हमारे रीजंस है लैक ऑफ स्लीप का। और दिस इज़ द रीज़न जो लैक ऑफ स्लीप हम यंग लोगों में हो रहा है, उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। सो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको किस तरह से इम्प्रूव करें, बिकॉज हम लोग आज के डेट में बेसिकली अगर आप देखो डायबिटीज़ के, हाइपरटेंशन के, हार्ट डिजीजेज और ब्रेन डिजीजेज के एक सेंटर बनते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम दैट वी आर ऑल हैविंग। तो अगर हम स्लीप की बात करें तो फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल एंड जो भी स्टडीज़ के फॉर्म है, ये सब स्टार्ट हुआ 1980s में, 82 में स्टार्ट हुआ था। लोगों ने स्टार्ट किया EG रिकॉर्ड करना, उसके बाद लोगों ने स्लीप को स्टडी करना शुरू किया। सो पहले EG की इतनी स्लीप मशीन इतनी बड़ी होती थी, वो सब हम कनेक्ट करके स्टडी किया करते थे। तो वहाँ से सारी चीज़ें शुरू हुई कि हम स्लीप को एक देखने लगे कि क्या हो रहा है स्लीप के अंदर। तो अगर हम लाइफ की नीड्स देखें तो हम फास्ट के साथ हम आराम से अपनी लाइफ रख सकते हैं, आराम से 60 डेज तक लोगों ने देखा है, स्टडी किया हुआ है। क्योंकि जब आप फास्ट करते हो तो आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट जो बॉडी की वो कम हो जाती है और बॉडी सस्टेन कर लेती है। आप पानी के बिना भी 10 दिन आराम से रह सकते हो, यू कैन रिमेन इन दिस वे, फिजियोलॉजिकली पॉसिबल है। बट आप स्लीप के बिना कंटिन्यूसली अगर आप लैक ऑफ स्लीप रखोगे 48 आवर्स तक, तो हमारे बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में। लोगों को दौरे आ सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं, सडनली फॉल हो सकता है, सडनली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है। सो स्लीप की इतनी इम्पोर्टेंस है जो हमारे को जाननी होती है इसके अंदर। तो जैसा प्रिंसिपल साहब ने भी कहा, स्लीप इज नॉट अ लग्जरी,
हमें ऐसा नहीं कि भाई स्लीप है तो वही टाइम वेस्ट है या ऐसे ही सो रहा है, नो, इट्स नॉट अ लग्जरी, इट इज़ अ नेसेसिटी फॉर ऑप्टिमल फंक्शनिंग। ये हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम उस पर आएंगे कि कैसे फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, कहाँ हमें हेल्प कर रहा है और कहाँ स्लीप का इम्पोर्टेंस है। तो अगर हम देखें स्लीप को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि क्या स्लीप है, तो हमें पता है कि इट्स अ रिवर्सिबल बिहेवियरल स्टेट है। रिवर्सिबल है कि हम स्लीप है फिर एक्टिव हो रहे हैं, स्लीप हो रहा है, तो इट्स अ रिवर्सिबल स्टेट है जहां पे देयर इज अ परसेप्चुअल डिसएंगेजमेंट फ्रॉम अनरिस्पॉन्सिवनेस टू द एनवायरनमेंट। हम एनवायरनमेंट से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम विच इज अ रिवर्सिबल कंडीशन। तो ये स्लीप है। इससे कुछ एबनॉर्मल होता है तो हमारा स्लीप के डिफरेंट स्टेजेस हो जाते हैं, या और एबनॉर्मल हो जाता है तो ये फिर हमारा कोमा और बाकी चीजों में हम इसको डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा एक साइंटिफिक डेफिनेशन है स्लीप। और अगर हम स्लीप में जाते हैं तो हमें ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सो रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। उस टाइम में स्टडीज ने देखा कि ब्रेन में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं शरीर के अंदर में और ब्रेन के अंदर में। तो अगर हम स्लीप को देखें तो स्लीप भी हमारा दो फेज में डिवाइडेड होता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं NREM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और एक होता है REM स्लीप जो होता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो जब NREM हम जब स्लीप में जाते हैं तो हम NREM में जाते हैं, हम स्टेज 1 2 3 हम धीरे धीरे करके डीप स्लीप में जाते हैं, फिर सुपरफिशियल स्टेज में आते हैं, वो कंटिन्यूअस रहता है अबाउट हाफ एन आवर, फिर हम डीप स्लीप में जाते हैं, फिर सुपरफिशियल। तो हम ऑल्टरनेट करते रहते हैं बिटवीन डीप एंड सुपरफिशियल स्लीप। यही होता है REM और नॉन REM स्लीप होता है जो हमारे लिए में प्रिडोमिनेट होता है। तो अगर हम स्टेजेस देखें स्लीप का, तो हम स्लीप जो स्टेज 3 होता है और 4 होता है हम उसको बेस्ट स्लीप मानते हैं, जिसमें हम लोग बिल्कुल फ्रेश उठते हैं। सो अगर आप देखो तो आप जैसे जैसे सोते जाते हो तो आपका स्टेज 3 स्टेज 4 बढ़ते चले जाता है, सो दैट व्हेन वी गेट अप हम पूरे अच्छे फ्रेश उठते हैं। दिस इज द वे वी स्लीप थ्रू आउट द नाइट। अब हम देखें तो हम दो स्टेज ऑफ स्लीप बताए थे, एक नॉन REM और एक REM बताए थे। तो नॉन REM में क्या होता है, जैसे हम सोने जाते हैं तो क्या होता है, बॉडी रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। सो हमारा क्या होता है, मसल टेंशन कम हो जाती है, हम रिलैक्स्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, मिनिमल बॉडी मूवमेंट्स होता है, बट हमारा मूवमेंट्स कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर हमें थोड़ा भी जगाया जाएगा तो हम उठ जाते हैं। सो ये स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 ऐसे होता है। स्टेज 3 में हम कम उठते हैं एज कम्पेयर टू स्टेज 1 एंड स्टेज 2। हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है, एनर्जी कंजम्पशंस कम हो जाता है बॉडी के अंदर में, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, किडनी फंक्शन, ये सारी चीजें स्लो डाउन होता है। तो बॉडी इस टाइम में रिकवर कर रहा है अपने आप, और डाइजेस्टिव प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाता है। सो ये बॉडी क्या कर रही है इस टाइम में, अपने आप को कंजर्व कर रही है, अपने आप को धीरे धीरे करके उस मोड में ला रही है कि हम प्रिपेयर कर सके फॉर नेक्स्ट स्टेज मूवमेंट्स। ये सारी नॉन REM स्लीप में हो रहा है। तो बॉडी क्या हो रहा है, रेस्ट कर रहा है, एनर्जी यूज और जनरल जो हमारा जो न्यूरॉन फायरिंग है, जो हम जनरली वर्क जिससे कर रहे हैं वो सारा का सारा कम हो जा रहा है इस टाइम में। हमारी जो कॉर्टेक्स की जो सिंक्रोनाइजेशन है बॉडी की उस टाइम में बेस्ट रहती है उस टाइम में। सो जो भी हमारे थॉट प्रोसेसेस हैं या हमने पढ़ा है वो सारा का सारा यहाँ पे धीरे धीरे कंसोलिडेट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे हमारा बहुत लोगों को जैसे ड्रीम्स याद आते हैं, तो यहाँ के ड्रीम्स हमें याद नहीं आते बिकॉज यहाँ पे बॉडी बिल्कुल रिलैक्स आउट हो रही है। तो इसको बोला जाता है कि एज एन आइडलिंग ब्रेन इन अ मूवेबल बॉडी। हम उठाएंगे तो हम उठ सकते हैं, बट इट्स बेसिकली एन आइडलिंग ब्रेन, अ ब्रेन विच इज रिकवरिंग, द बॉडी विच इज रिकवरिंग। ये स्टेज होता है NREM स्टेज होता है। और जब हमें स्लीप ठीक से नहीं आती तो हमारी ये स्टेज सबसे ज्यादा इफेक्ट आउट होती है। तो हमारा स्लीप ठीक से नहीं आ रहा होता है, हमें मेमोरी में प्रॉब्लम होती है, सब यहीं से स्टेज से आती है। देन वी गो इनटू द नेक्स्ट स्टेज जो हम लोग बोलते हैं REM स्टेज, दैट इज अ रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। इसमें क्या होता है, ड्रीमिंग्स है। जो हम ड्रीम्स करते हैं जो हमें याद आता है, क्योंकि हम इस पीरियड में जितने भी ड्रीम्स होते हैं वो हम याद आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप बॉडी में देखोगे और हम EEG जब हम करते हैं इसमें जब स्लीप के टाइम में, तो ये ऐसे ही रहता है जैसे एक्टिव ब्रेन होता है। एक्टिव ब्रेन में हमें बीटा एक्टिविटीज दिखाई देती हैं, सेम हमें यहाँ पे दिखती है, वेरी फास्ट एक्टिविटीज है क्योंकि ब्रेन बहुत एक्टिव है इस टाइम में। यहाँ पे बॉडी का कंजम्पशन ऑक्सीजन का हाई हो जाता है, इंक्रीज्ड एंड इररेगुलर हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशंस होता है। और जो ये REM स्लीप है आपकी मॉर्निंग्स के टाइम में ज्यादा आती है, इसीलिए क्या होता है लोगों को हार्ट अटैक्स मॉर्निंग में आता है क्योंकि बीपी फ्लक्चुएट करता है, स्ट्रोक्स मॉर्निंग में आता है क्योंकि यहीं पे बीपी बहुत फ्लक्चुएट कर रहा होता है। सो दीज आर नोन एज द REM स्लीप। और REM स्लीप में एक और इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे बाकी मसल्स जो है बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाते हैं। इट्स ओनली कि बॉडी का अंदर का मैकेनिज्म बहुत स्टिमुलेटेड है, बट
एक्सटर्नल जितने भी एरियाज हैं वो सारे के सारे नॉन रिएक्टिव होते हैं। तो इसमें सिर्फ जो रिएक्शंस कर रही होती है आई बॉल मूवमेंट्स कर रही होती है। अगर आपने कभी देखा होगा कुछ छोटा बच्चा सो रहा होता है ना, उनके आईज में क्या होता है, बहुत बार ब्लिंक करता है, आई बॉल मूव कर रहे होते हैं, सो दे आर इन रेम स्लीप। उस टाइम में बहुत सारे बच्चों में देखोगे आपको हंस रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, व्हाई? बिकॉज दे आर इनैक्टिंग देयर ड्रीम्स। वो ये वाला स्टेज होता है जब वो इनैक्ट कर रहे होते हैं अपने ड्रीम्स को। तो यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाता है, सेक्सुअल अरोजल्स भी हो जाता है। सो द नंबर ऑफ चेंजेस जो इस स्टेज में होता है जो रेम स्लीप कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यू हैव एन एक्टिव हैलुसिनेटिंग ब्रेन इन अ पैरालाइज्ड बॉडी। बॉडी पैरालाइज्ड है बट आपका माइंड बहुत फास्ट काम कर रहा है। दिस इज अ रेम स्लीप होता है। इसी स्टेज में और लोगों ने क्या देखा, आपने देखा होगा ना, कुछ लोग सोते सोते चलते रहते हैं, सोते सोते किसी को बोलते हैं या हाथ पैर चलाते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि इसी रेम स्टेज में मूवमेंट्स इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, तब एबनॉर्मल चीज होती है। तो आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि सो रहे हैं अचानक से हाथ पैर मारने लग जाते हैं, या बोल रहे हैं या चल रहे हैं, वो सब यहाँ पे होता है। जो रेम स्लीप में गड़बड़ी हो जाता है ये उसके चलते होता है। तो इसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि ट्रीट नहीं हो सकता, ये भी ट्रीटेबल कंडीशंस होती है। तो अगर हम स्टेजेस देखें तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, हमारा जो स्टेज है, शुरू वाला स्टेज है, हम वेक स्टेज में है तो हमारा ईईजी बहुत फास्ट है, ईओजी आई बॉल मूवमेंट्स भी है हमारा ठीक, ईएमजी में हमारी मसल एक्टिविटीज भी हो रही है तो वो भी दिखाई दे रही है। जब हम स्टेज 1 में जाते हैं तो धीरे धीरे स्लो होने लगता है, स्टेज 2 में और स्लो होता है, स्टेज 3 में और स्लो हो जाता है हमारा मूवमेंट। फिर आप रेम में देखिए एकदम अर्ली और वेकफुल स्टेज की तरह फास्ट हो जाता है। सो हम ये स्टेजेस देख के हम बताते हैं कैसा हमारा बॉडी, जब हम स्लीप स्टडी करते हैं तो हम यही सब चीजें देखते हैं कि हमारा मूवमेंट्स कैसा हो रहा है, हम कितना डेप्थ में सो रहे हैं। हम ये सारी चीज को स्टडी करते हैं जब हम स्लीप स्टडी करते हैं किसी पेशेंट्स का। आज की डेट में क्या हुआ है कि 2000 के बाद अब हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट मैकेनिज्म्स हो गई, एमआरआई की, फंक्शनल एमआरआई, जिससे हम ब्रेन के फंक्शंस को देख सकते हैं। तो लोगों ने देखा जब हम सो रहे होते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारा ब्रेन सो रहा है, ब्रेन में बहुत सारे एरिया एक्टिव हो जाते हैं। आप जैसे रेड वाला एरिया देख रहे हैं, येलो वाला एरिया देख रहे हैं, सो दे आर गेटिंग एक्टिवेटेड स्लीप के अकॉर्डिंगली होता है। जो येलो वाला एरिया होता है वो सिंगुलेट गायरस कहलाता है और हिपोकैम्पस होता है, वहीं पे हमारा सारा का सारा मेमोरी वहीं स्टोर हो रहा होता है। सो जो भी हमें याद रहेगा वो हमारा स्लीप में कंसोलिडेट होगा। तो जितना अच्छा स्लीप होगा उतना अच्छा ये मेमोरी कंसोलिडेट होता है। एंड अदर एरियाज भी जितने बॉडी के हैं ये सारे के सारे एक्टिवेट होते हैं ओनली ड्यूरिंग स्लीप। इसीलिए स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंस है एज कंपेयर टू वेकफुलनेस। सो हम क्यों सोते हैं, सो इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजंस क्या है। तो सबसे पहले क्या हम कर रहे हैं, बेसिकली स्लीप के हम रिस्टोर कर रहे हैं अपने बॉडी को रेस्ट के लिए, रिकवर करने के लिए, ताकि हम आगे वाला दिन हम कैसे काम कर सकें। ये सारा का सारा हमारे स्लीप में होता है। तो जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, जो टॉक्सिन्स है बॉडी को स्लीप में निकल रही होती हैं। सेकेंडली जितने भी हमारे ग्लूकोज जो ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं वो स्लीप में हो रहे होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें रेस्टोरेशन सब स्लीप में हो रही होती हैं, ताकि हम नेक्स्ट डे हम काम कर सकें, हम बेटर वे से वर्क कर सकें। तो यहाँ पे स्लीप का इंपॉर्टेंस होता है रेस्टोरेशन के लिए। नेक्स्ट क्या है, अडेप्टेशन है। भगवान ने हमें ये बॉडी बनाई है इस अडेप्टेशन के साथ कि हम उस टाइम में अगर हम मूवमेंट्स कम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो पहले ज़माने में जो प्रेडेटर्स होते थे हम उनसे बच पाते थे, हम अपनी एनर्जी कंजर्व कर पाते थे और सेव कर पाते थे, ताकि हम लोग अलाइव रह सके दूसरे दिन। ये एनिमल्स में ज़्यादा ये हमारे लिए होता है कि ये उनके लिए स्लीप इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि उनके लिए वो अडेप्टिव मैकेनिज्म्स है फ्रॉम दैट नॉक्टर्नल एनिमल्स। तो हमें ये भी एक अडेप्टेशन होता है और हमारा इंपॉर्टेंस यहीं पे होता है रेस्टोरेशंस का, सारी चीज़ों का। अगर हम एनआरईएम स्लीप देखें तो ये रिप्लेनिश करता है ब्रेन के ग्लाइकोजन का, जो बाद में ग्लूकोज बन जाता है। और रेम स्लीप जो हमारा होता है वो एड्रेनर्जिक, नॉन एड्रेनर्जिक, डोपामीन, इन सबको रिस्टोर करता है और कंसोलिडेट करता है मेमोरी में। सो स्लीप का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस है। आपने लोगों को सुना भी होगा ना, कुछ लोग लेते हैं पावर नैप्स लेते हैं। सो व्हाट इज पावर नैप्स? पावर नैप्स क्या होता है, लाइक आप सो रहे हो तो आपका पहले नॉन रेम स्लीप आया, फिर रेम स्लीप आया, फिर नॉन रेम स्लीप आया, फिर रेम स्लीप आया। तो जो नॉन रेम और रेम स्लीप होता है, ये एक जो कॉम्पोजिट होता है वो 90 मिनट्स का होता है ज़्यादातर, मैक्सिमम लोगों में। तो जब आप 90 मिनट्स सो और आप उठोगे तो आप बिल्कुल फ्रेश उठोगे, क्योंकि आप रेम स्लीप कंप्लीट करके उठ रहे हो। वेयर एज आप उसके बियॉन्ड जब उठोगे तो फ्रेश नहीं उठोगे जब आप एनआरईएम स्लीप में सोओगे। तो इसीलिए क्या लोग करते हैं, पावर नैप्स लेते हैं। नैप्स लेते हैं फॉर हाफ एन आवर, फॉर 1 आवर और 45 मिनट्स एंड देन दे गेट अप। सो दे गेट अप वेरी फ्रेश एंड एक्टिव, जैसे आप नॉर्मल हो।
तो ये आप देखोगे कुछ कंट्रीज में लाइक जापान में बहुत ज़्यादा ये वे ऑफ दे डू इट। ऑफिस में लोग नैप लेते हैं फॉर अबाउट 90 मिनट्स एंड देन दे स्टार्ट डूइंग द वर्क। सो इसका इंपॉर्टेंस है, जो हम पावर नैप्स लेते हैं उसका यहाँ इंपॉर्टेंस है कि वो हमारा रिस्टोर कर रहा है जो NREM और REM स्लीप को। उसके बाद आप उठ रहे हो तो फ्रेश वे से उठ रहे हो और आप बेटर वे से काम कर सकते हो अपना। हम लोग क्या होता है जनरली हम दोपहर में ज़्यादा देर सो जाते हैं। सो हम क्या करते हैं, हम अपनी जो स्लीप साइकिल्स है हम उसको वहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं, तो नाइट स्लीप्स जो आपका होता है वो गड़बड़ हो जाता है। सो हम अगर दोपहर में सो रहे हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए, हम लोगों को क्या बोलते हैं, आप सो तो घंटे भर के अंदर में उठने की कोशिश करो। ज़्यादा सोगे तो क्या होगा कि नाइट की स्लीप हैम्पर हो जाएगी, वो गड़बड़ हो जाएगी उसके अंदर। तो अब अगर हम स्लीप की बात करें कि हम स्लीप को कैसे देखते हैं, हम कैसे एनालाइज करते हैं, तो सबसे एक वे आउट क्या है, हम ओपीडीज में बैठ के ये एक स्केल आता है जिसको हम बोलते हैं एफवर्थ स्लीपनेस स्केल। तो हम लोगों को दे देते हैं कि ठीक है आप अपने आप टिक करो इसमें। जैसे इसमें क्या कि लगो सपोज हम सिटिंग एंड रीडिंग कर रहे हैं, उसमें मुझे नींद आ रही है, तो हम अपने आप को स्कोर करेंगे 0, 1, 2, 3 में। तो जो भी आप देखोगे इसमें एक्टिविटीज है ना, मोनोटोनस एक्टिविटीज है जिसमें हमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। सिटिंग एंड रीडिंग, वॉचिंग टीवी, या हम इनएक्टिव कहीं पे थिएटर या मीटिंग में बैठे, आपने बहुत लोगों को देखा मीटिंग में बैठे बैठे लोग सो जाते हैं, डोज ऑफ कर जाते हैं। सो ये क्या होता है, एफर्ट स्लीपीनेस के लिए बता रहे हैं हम कितना हम ये डोज ऑफ कर रहे हैं। एज अ पैसेंजर इन अ कार फॉर अ लॉन्ग पीरियड, बहुत बार बैठे अपने गाड़ी में उसी में नींद आना शुरू हो जाती है। देन लाइंग डाउन टू रेस्ट इन द आफ्टरनून, सिटिंग एंड टॉकिंग टू समवन, sitting quietly after a lunch without alcohol or in a car while stopped for a few minutes in traffic। अगर इन सब में नींद आ रही है तो हम अपने आप को स्केल करते हैं 0, 1, 2, 3, 4। इससे हमें पता क्या चल जाता है कि कितना हमें स्लीप डेफिसिट्स और हमें कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर हम देखें तो नॉर्मल लोगों को इस स्कोर में अराउंड 6 के आसपास आना चाहिए। अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, मतलब उन्हें नींद में खर्राटे बहुत आते हैं तो उनको डे टाइम स्लीपीनेस बढ़ जाती है, उनमें ये जो स्केल है वो 11 और 12 तक चला जाता है। और नार्कोलेप्सी, कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो बैठे बैठे धड़ से सो जाते हैं और उड़ भी जाते हैं, जब नोन एज नार्कोलेप्सी, उनमें वो 17 और 18 तक चली जाती है। सो दिस इज द वे हम ओपीडी में या हम अपने भी बैठ के अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि कहीं हमें स्लीप में प्रॉब्लम है या नहीं। सो इस तरह से हम एक रफ वे से एस्टिमेट कर सकते हैं हमारी स्लीप के बारे में। दूसरा हम क्या करते हैं, हमारे कोविड में टाइम में बहुत लोगों के पास ऑक्सीमीटर रहा था, हम ऑक्सीमीटर से भी अपने आप को चेक कर सकते हैं। ऑक्सीमीटर क्या करती है, आपकी ऑक्सीनेशन चेक कर रही है। तो अगर सपोज हमने हाथ में लगाया तो एज अ स्क्रीनिंग टूल इसकी सेंसिटिविटी अबाउट 60% क्या होती है, स्पेसिफिसिटी 97। इससे आपको क्या पता चलेगा, अगर आप खर्राटे लेते हो तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो मसल्स है, जब हम सो रहे हैं सोरी मसल्स रिलैक्स कर रही है, तो गर्दन वाली रिलैक्स कर रही है, तो आपकी जो यहाँ पे लैरिंग्स है उसको बंद कर रही है, तो ऑक्सीनेशन आपके चेस्ट में कम गया तो आपकी ब्लड की ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो वो आपको ऑक्सीमीटर में दिख जाएगा। सपोज हमने ऑक्सीमीटर लगाया, हम सो रहे थे और वो 80 आ रहा है, 70 आ रहा है, दैट मीन्स कि हमें कहीं ना कहीं सांस लेने में रात में दिक्कत हो रही है। बहुत लोग आपने देखा होगा सोते फिर अचानक से उठ जाते हैं, वो क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इतना नीचे हो जाता है कि आपको अचानक से बॉडी से, ब्रेन से ये आता है कि आपको उठना है अभी के अभी। तो हम ये एक रफ वे से हम पता कर सकते हैं ऑक्सीमीटर लगा के। जो स्नोर कर रहे हैं बहुत ज्यादा, उनमें भी हम लगा के देख सकते हैं कि हाँ भाई आपको नींद की दिक्कत है या नहीं, तो इससे भी पता कर सकते हैं। थर्ड हम क्या करते हैं, और जो हम गोल्ड स्टैंडर्ड की तरह यूज करते हैं, उसमें पहली एक चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिग्राफी। आजकल तो स्मार्ट वॉच सबके पास है, उसमें भी पता चल जाता है हम कितना देर सो रहे हैं, क्या सो रहे हैं। तो इसी तरह की और भी पहले डिवाइस आती थी, वो बोलते थे हम एक्टिग्राफी करके आती, बट आजकल तो स्मार्ट वॉच के साथ एसोसिएटेड है। आप इसमें देख सकते हो कि आप कितना सो रहे हो, कितने घंटे से हो रहे हो, ये भी वो आपको बता देती है। तो ये आपको रफ एस्टिमेट दिखा देती है कि हमारा स्लीप पैटर्न कैसा रह रहा है। बट जो हम गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं वो हम जैसे स्लीप स्टडी करते हैं, क्योंकि हम उसमें हर चीजें देखते हैं। जैसे हम ईसीजी करते हैं, ईईजी करते हैं। ईजी करके हम क्या देखते हैं कि हमारी ब्रेन किस स्टेजेस ऑफ स्लीप में जा रही है, जो हम उन सब वे से नहीं पता कर सकते। हम ईओजी देखते हैं, आईज के ऊपर भी उसमें हम लोग एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं, तो आई मूवमेंट्स कैसी हो रही है हमें वो पता चल जाता है। ईएमजी हम मसल्स में लगा के देखा, आपने बहुत बार रात में लोगों को देखा होगा सोते सोते अचानक से पैर मूव कर लेते हैं, हाथ मूव कर लेते हैं, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं बाय व्हाट इज नोन एज एन ईएमजी, हम रिकॉर्ड करते हैं। देन ईसीजी हम करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका ऑक्सीजन कम हो रहा है तो हार्ट रेट में प्रॉब्लम आ रही है, उसको देख सकते हैं। ओरोनेजल फ्लो, हम मुंह से और आप नाक से कैसे आप हवा ले रहे हो वो पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आपका कहीं पे भी नेजल ट्रैक भी ब्लॉक है तो भी ऑक्सीजन कम हो गया, तो हम मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं, वो पता चल जाता है।
पल्स ऑक्सीमेट्री से हमें आपकी ऑक्सीजन, हमें ब्लड प्रेशर्स एंड इवन हमारा कैसा चल रहा है पल्स रेट वो पता चल जाता है। रेस्पिरेटरी बहुत एफर्ट इंपॉर्टेंट है कि हम एक चेस्ट में और एक हम पेट में इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। हमारा जनरली क्या होता है, हम अपने छाती से हम रेस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं। आपका जब बहुत मोटे हो जाते हैं तो क्या होता है, पेट के थ्रू ये सारा काम करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि हमारा रेस्पिरेशन कहाँ से हो रहा है। स्नोरिंग हम चेक करते हैं, हम कितना स्नोर कर रहे हैं, कितना लाउड स्नोर कर रहे हैं, और तब ऑक्सीजन कैसा होता है। तो ये सारी की सारी चीजें जब हम स्लीप स्टडी कर रहे होते हैं तो हम ये स्टडी करते हैं इसमें। सो अगर हम देखें तो ये ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है कि आदमी सो रहा होता है अंदर में, बाहर में केबिन रहता है, हम वहीं से सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं और थ्रू आउट द नाइट हम उसके स्लीप पैटर्न्स को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। सो दिस इज नोन एज पोलीसोम्नोग्राफी। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी देखा है कि आपका स्लीप पोजीशन कैसा होता है, आप कैसे सोते हो, वो आपके पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। लोगों ने इस पे भी रिसर्च किए हुए हैं। तो अगर हम देखें, ये एक फीटस वे सोते हैं, एक हम एक साइड में सो रहे हैं, एक हाथ और पैर अंदर में। कितने लोग ऐसे सोते हैं? इसका मतलब ये होता है, लोगों ने देखा है कि अगर हम इस पोजीशन में सो रहे हैं तो यू आर टफ ऑन द आउटसाइड बट सॉफ्ट ऑन योर इनसाइड, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन पोजीशन ऑफ योर स्लीप। और ये फीमेल्स में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल्स। ये फीटस पोजीशन में हमें दिखाई देते हैं। बहुत लोग के अंदर स्टाइल होता है कि ऐसे हम सोते हैं, एक साइड में सोते हैं इसमें। सेकंड होता है सोल्जर पोजीशन, हम बिल्कुल सीधा होके सो रहे होते हैं। कितने लोग ऐसे सोते हैं? शोल्डर पोजीशन का भी कुछ बताया गया है कि अगर आप इस तरह से सोते हो, सो यू आर एन इजी गोइंग पर्सन, अ सोशेबल पर्सन एंड हु वांट्स टू रन विद एक, मतलब आपको थोड़ा सा ज्यादा रहता है कि हम एक राउंड्स के साथ। थर्ड इज यीनर पोजीशन, आप एक साइड में और हाथ आपका बाहर की तरफ होता है। दिस इज द थर्ड पोजीशन ऑफ योर स्लीप। इसमें ये बताता है कि यू आर अ वेरी सस्पिशियस एंड सिनिकल पर्सन है आप, फ्रॉम योर थॉट प्रोसेस आप इस तरह के हैं। फोर्थ होता है एक स्टार फिश, बिल्कुल आप सो रहे होते हैं, हाथ एकदम अलग और पैर बिल्कुल एकदम अलग आप सो रहे होते हैं। दिस इज स्टार फिश पोजीशन। ये हमें बताता है कि यू आर गुड एट मेकिंग फ्रेंड्स, रेडी टू लिसन एंड ऑफर हेल्प। तो इस पोजीशन का ये इंपॉर्टेंस होता है। सो लोगों ने पोजीशंस पे भी रिसर्च किए हुए हैं कि विच पोजीशंस डिफाइंस द पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन। और एक होता है फ्री फॉल, जो हम उल्टा सो रहे होते हैं इस तरह से। तो ये एक ऐसा चीज देखा गया कि इट इज वेरी गुड फॉर योर डाइजेशन। ये डाइजेस्टिव पर्पसेस के लिए बहुत अच्छा है। लोगों को बोला जाता है कि हमें इस तरह से सोना चाहिए ऑन अ फ्री फॉल पोजीशन, बिकॉज आपका डाइजेशन उसमें बेटर हो जाता है। बट अब हमने स्लीप की बात की, तो अब स्लीप की एबनॉर्मैलिटीज क्या होती है, क्या उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हम इसको अलग अलग वे से डिफाइन करते हैं। एक होता है रेस्टलेस लेग, ये बड़ा कॉमन होता है। क्या होता है कि आप रात में सोने जाते हो तो आपको लगता है कि पैर में मूव करूं या कोई मेरा पैर दबाता चला जाए, और या आप चल लो तो थोड़ा आराम लगता है, फिर लेटोगे फिर प्रॉब्लम होने लगता है। दिस इज नोन एज अ रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। मैंने हमारा बहुत लोग पैर उसमें बांध के सोते हैं, सब कुछ होते हैं। लोग इसके लिए अननेसेसरी दवा खा रहे होते हैं, लाइक स्लीपिंग पिल्स खा रहे होते हैं, बट ये दूसरी तरह से ठीक हो जाता है। सो दिस इज नोन एज अ रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है। इंडिया में बहुत कॉमन होता है, वीमेन में बहुत कॉमन होता है, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी के साथ ये एसोसिएटेड होता है बहुत बार, और इसमें थोड़ी बहुत दवा करती है, बहुत अच्छे से ट्रीट हो जाता है। दूसरा एक कहलाता है पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट्स। इसमें क्या होता है, लोग सो तो जाते हैं बट सोते सोते हाथ पैर चलाते रहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट्स होता है। देन दे कैन बी स्लीप रिलेटेड ईटिंग डिसऑर्डर्स, जैसे हाइपरसोमनियाज होता है, लोग ज़्यादा खाते हैं, कभी कभी स्लीप के साथ एसोसिएटेड होता है। जैसे इसमें एक तरह से लोगों ने सोचा था कि कुंभकर्ण भी इसी तरह की चीज़ें हुआ करता होगा, बिकॉज उसमें ज़्यादा सोता था और खाता था। सो इट वॉज समथिंग लाइक दिस कि हाइपरसोमनियाज होता था एज वेल एज हाइपरफेजिया होता था उसे, एंड स्लीप एपनियाज होती है। देन यू आर नोन एज पैरासोमनियाज, जिसमें रेम स्लीप में क्या होता है, बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए बट हम एबनॉर्मल मूवमेंट्स कर रहे होते हैं। ये हमारे पार्किंसन के पेशेंट्स में बहुत कॉमन होता है। सो दीज आर नोन एज रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर्स। तो हम पार्किंसंस के पेशेंट्स में इसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट करते हैं तो वो बहुत ठीक हो जाता है। कुछ हमारे पास पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि ये रात में उठे हमें मार दिया, ये भी होता है, तो उन्हें भी पता नहीं होता है, बट ये रेम स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं। देन स्लीप टेरर्स होता है, कुछ अचानक से उठते हैं और चिल्लाते हैं, सो दीज आर स्लीप टेरर्स। ये भी चीजें हमारी मेडिसिन से नॉर्मलाइज हो जाती हैं। देन स्लीप वॉकिंग है, सोमनाबॉलिज्म आपने सुना होगा, मैकबेथ की स्टोरी में भी आपने सुना, वो रात में चल रही थी सारी चीजें, सो स्लीप वॉकिंग होता है।
एंड रिदमिक मूवमेंट डिसऑर्डर। सो बहुत सारी चीजें जो स्लीप में होती हैं, हमें उसको अगर पहचान सकते तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं इसमें। देन एक होता है साइकार्डियम रिदम डिस्टर्बेंस। जैसे हमारा दिन और रात 24 घंटे का होता है, वैसे एक बॉडी क्लॉक हमारे अंदर भी होती है। उसमें डिस्टर्बेंस कैसे होती है, जैसे जो लोग वर्क कर रहे होते हैं डिफरेंट शिफ्ट्स में, उनमें साइकार्डियम रिदम डिस्टर्बेंसेस हो जाती है कि नाइट शिफ्ट किया, मॉर्निंग शिफ्ट किया, नींद नहीं आ रही है, सो दैट्स अ साइकार्डियम रिदम डिस्टर्बेंस। जेट लैग होता है, जो एक से दूसरे कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं। शिफ्ट वर्कर डिलेज होता है। देन देयर कैन बी डिले फेज ऑफ स्लीप और एन एडवांस फेज ऑफ स्लीप। सो हम इस पे सब पे वर्क कर सकते हैं कि इसको हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास स्लीप के साथ प्रॉब्लम्स के साथ क्या आते हैं, लोग स्नोरिंग के साथ आते हैं ना, ये खर्राटे बहुत ले रहे हैं। तो खर्राटे का इंपॉर्टेंस क्या है और खर्राटे के बारे में क्या, हमें ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। एंड ये चीज़ इंडिया और एशियन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा जो फैट है वो स्पेशली मेल्स में वो यहीं पे जाके डिपोजिशन होता है, इसीलिए स्नोरिंग एशियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा देखी जाती है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। सो अगर हम डेटा देखें, सो दैट 20% ऑफ द मेन एंड 5% ऑफ द वुमेन एट ऑफ एज ऑफ 35 ये स्नोर करते हैं। और अगर हम 60 इयर्स में ले जाएं तो 60% ऑफ मेन में और 40% ऑफ वुमेन में स्नोरिंग होता है। ये सबसे कहाँ कॉमन होता है, ओबीज पेशेंट्स में। सो ओबीज पेशेंट में जब ओबेसिटी होता है, सब कुछ होता है, तो हमें ये सभी चीजें देखनी होती हैं साथ। और लोगों ने देखा है कि इसके चलते आपका हाइपरटेंशन, स्ट्रोक एंड हार्ट एंड ब्रेन डिजीजेस बहुत बढ़ जाती है। अगर किसी को रिकरेंट स्ट्रोक या हार्ट डिजीज होती है तो स्लीप को भी हमें देखना होता है और स्लीप को भी ठीक करना होता है, क्योंकि हमें स्नोरिंग को हटाना होता है कहीं ना कहीं से। तो स्नोरिंग के बाद में अगर हम देखें, अगर हम बहुत इसकी एंशिएंट टाइम से देखें या इसकी हिस्ट्री देखें, तो स्नोरिंग एक तरह से अच्छा था जब आदमी इवॉल्व कर रहा था, बिकॉज वो उस टाइम में क्या होता था, प्रेडेटर को भगा देता था, इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा है तो कोई भी पास नहीं आता था। सो इवोल्यूशन में वो हमें हेल्प कर रहा था उस टाइम में। और इसमें स्नोरिंग के जो भी लिटरेचर्स हैं, इवन 3000 ईयर्स पुराने जो मेसोपोटामियन है, उस लिटरेचर्स में भी स्नोरिंग के बारे में बताया गया हुआ है। एंड इजिप्शियंस ये यूज करते थे, एक थाइन प्लांट होता है, उसको यूज करते थे फॉर स्नोरिंग। आज भी हम यूज करते हैं उसी को स्नोरिंग के लिए। बहुत सारी मेडिसिन इस थाइन प्लांट से बनती हैं, इसको हेल्प करती हैं जो स्नोर्स की। तो इसको इजिप्शियंस यूज ने, पेपरस में ये लिखा हुआ इन्होंने उस टाइम यूज करते थे। और थाइन जो होता है ना, वो अजवाइन का फूल होता है, जिसको बजवाइन कहते हैं, जो अजवाइन का फूल होता है, ये वो चीज होता है। इंडिया में भी ये यूज की जा रही है फॉर योर स्नोरिंग पर्पसेस टू रिड्यूस इट आउट। सो हमारे पास इंडिजिनस भी बहुत सारे मटेरियल है जिससे हम स्नोरिंग को हेल्प कर सकते हैं। जो सबसे जो लाउडेस्ट स्नोर था वो आप सोच लो 87.5 डेसिबल्स का था, दैट वाज द लाउडेस्ट साउंड। तो कितना स्नोरिंग की कैपेसिटी थी लोगों को। जो इंग्लैंड के प्रेसिडेंट थे, जो विंस्टन चर्चिल, वो अराउंड 30 डेसिबल्स का स्नोर करते थे। सो पीपल, उनके पास कोई सोना नहीं चाहता था, ही वाज स्नोरिंग सो मच, जो हमारे चर्चिल थे। और इसके साथ जो क्राइम जुड़ा हुआ है वो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हुआ था 1871 में, जब एक जॉन वेस्ली हार्डी ने एक आदमी को बिकॉज स्नोर कर रहा था दूसरे रूम में, उसने शूट कर दिया उसको। एंड ही वाज एविक्टेड फ्रॉम दिस, कि ठीक है स्नोरिंग के चलते हुआ था, दैट हैज टू बी ट्रीटेड। ही वाज एविक्टेड, बोला कि स्नोरिंग के चलते मुझे नींद नहीं आ रही थी। सो ही किल्ड वन पर्सन, बट बाद में द बेसिकली लॉज वे चेंज्ड इन यूएस एंड एज वेल एज इंग्लैंड आफ्टर दिस। सो लास्ट स्लाइड जाने से पहले हम एक ही चीज बताएंगे, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू लाफ, द होल वर्ल्ड लाफ्स विथ यू एंड स्नोर एंड यू हैव टू स्लीप अलोन। पार्टनर्स में आज के डेट में इवन ये डाइवोर्स का भी ग्राउंड्स हो जाता है कि स्नोरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो वी नीड टू वर्क ऑन दोस कि क्या रीज़न है, कैसे ठीक कर सकते हैं, बिकॉज स्नोरिंग ऐसा नहीं है कि नॉर्मल चीज़ें हैं। वी नीड टू वर्क एंड वी नीड टू बेसिकली हेल्प द पर्सन हु इज स्नोरिंग इन दिस। थैंक यू। बट एक चीज बस लास्ट में कहूँगा बिफोर गोइंग इज टिप्स कि कैसे हमें अपने स्लीप को बेटर करना चाहिए। ये बहुत अच्छे कुछ टिप्स निकले हैं। पहला इंपॉर्टेंट है कि हमारा जब हम बेड पे जा रहे हैं ना, वो टाइम फिक्स्ड होना चाहिए कि सपोज हमें 11 बजे मुझे बेड पे जाना है तो 11 बजे जाना है। फोन सब अलग करके रखना है तो हमें बिल्कुल अलग करके रखना है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंडिया में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा सोशल मीडिया जो हमें प्रॉब्लम करा। नेक्स्ट, योर बेडरूम शुड नॉट हैव टीवी और एनीथिंग, कि वहाँ बैठ के टीवी भी नहीं देखने। बेडरूम इज मेंट टू बी गोइंग फॉर योर स्लीप। सो हमें उस तरह से अपने बेडरूम को रखना है, वहाँ हम बैठ के टीवी देखें, बाकी चीज़ें देखें, हमें कभी नहीं। We have to avoid tea, coffee and caffeinated drinks after 5 p.m.
5-6 बजे के बाद आप जितना कॉफ़ी पी रहे सब कुछ करें वो स्टिमुलेंट है आपके लिए, तो हमें स्टिमुलेंट्स को रिड्यूस। अल्कोहल इंड्यूस स्लीप करने में हेल्प करता है, बट वो क्या होता है कि आपके स्लीप के पैटर्न को खराब कर देता है। तो अल्कोहल इज नॉट ए वेरी गुड। बहुत लोग क्या होता है शराब पी के हमें नींद आ जाती है, बट आप धीरे धीरे अपनी स्लीप के पैटर्न्स को खराब कर रहे हैं। सो अल्कोहल इज नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू आउट फॉर योर स्लीप्स, ये हमें जानना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है अवॉइड योर एक्सरसाइजेस बिफोर गोइंग टू स्लीप। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। मैंने जाना था 12 बजे, बहुत जरूरी काम, लेकिन इनका लेक्चर ऐसा चल रहा था कि उठने का क्या हिलने का भी मन नहीं कर रहा था। तो इनका बहुत 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 धन्यवाद यहाँ पर पहुँचने के लिए, और आगे भी हमें ये गाइड करते रहेंगे, ऐसी मेरी इच्छा भी है। और इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि समय समय पर हमारे को मार्गदर्शन करते रहें ताकि हम सभी हेल्दी रहें, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, ये सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच पंकज भाटिया जी आए हैं पंजाब केसरी न्यूज़पेपर से। सर आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आज की स्वास्थ्य वार्ता में। और अब मेरा वॉलंटियर से आग्रह है कि वो हमारे मुख्य वक्ता जी का हम सम्मान कर रहे हैं, तो स्मृति चिन्ह वो भेंट करें। हमारे मुख्य वक्ता जी का प्रबंधन समिति और कॉलेज प्राचार्य महोदय के द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें सर, सत्कार करें। भारतीय संस्कृति में कहा गया है अतिथि देवो भव, तो सर आज मुख्य अतिथि भी थे और मुख्य वक्ता के रूप में भी उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, तो जोरदार तालियां